नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाल्वी सोगरवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपको बता दें कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा पूरे देश भर में विशाल स्तर पर उत्सव मना रही है। इसी क्रम में राजस्थान से शुरू हो रही सरदार @150 रन यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य समापन के साथ समाप्त होगी। इसी कार्यक्रम के संदर्भ में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार @150 के यमुना प्रवाह के संयोजक श्री जितेंद्र झा जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 21 में। यमुना प्रवाह के संयोजक हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमारे दर्शकों को और हमारी ओर से आपसे सीधा सवाल ये रहेगा कि इस यात्रा की संपूर्ण रूपरेखा क्या होगी, कहाँ से शुरू होने वाली है, कहाँ समापन होगा? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इस यात्रा का शुभारंभ जयपुर के पुलिस कमिश्नरेट से, जो शहीद स्मारक है, वहां से यात्रा का शुभारंभ होगा। और यात्रा के शुभारंभ को यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए इस राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजन लाल शर्मा जी और राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मदन राठौड़ जी एवं राष्ट्रीय पदाधिकारी और इस राजस्थान के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। इस यात्रा को रवाना करने के लिए जयपुर की जनता जो उत्साह है सरदार वल्लभ भाई पटेल के यात्रा को रवाना करने के लिए, वो भी अत्यधिक संख्या में उस स्थान पर रहेंगे। इस यात्रा को हम राजस्थान से 10 बसों के माध्यम से, और हमारे साथ कुल 2 वाहन और 10 बसें चलेंगी, जो टोटल जयपुर से हम काउंटिंग करें तो 890 किलोमीटर की इस यात्रा को हम करेंगे। जगह जगह हमारा पड़ाव है। जयपुर से चलने के बाद में हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वहाँ पर हमारा विद्यार्थियों से संपर्क है। विद्यार्थियों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक दूसरे से जानेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इस युवा पीढ़ी के लिए किया, उसको एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आज का जो यूथ है वो जान सके। दूसरा पड़ाव हमारा जो है वो पुष्कर में होगा। तो पुष्कर पहुँचने के बाद में सायकालीन पुष्कर में जो सरोवर है, उस सरोवर की आरती करेंगे सब लोग। उसके बाद में पुष्कर में जो बाजार है, बाजार में सभी डेलीगेट्स, जो देश भर से पधारे हुए डेलीगेट्स जयपुर में आएंगे और जयपुर से रवाना होकर पुष्कर तक जाएंगे, वो सारे डेलीगेट्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वहाँ के बाजार में एक दूसरे से संपर्क करके और उसका प्रचार प्रसार करेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताएंगे। फिर शाम को पुष्कर जो सरोवर है, उस सरोवर की हम आरती करेंगे और संध्याकालीन देश भर के जो पधारे हुए डेलीगेट्स हैं, उनको राजस्थान की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा जी। क्या हमारी संस्कृति है, कैसे हमारा कल्चर है, क्या हमारा लोक नृत्य है, ये सब के बारे में वहाँ पर आपस में चर्चा होगा और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जी। तीसरा जो दिन है हमारा, जो हम जोधपुर पहुँचेंगे और जोधपुर में उस यात्रा का रात को वहाँ पर विश्राम है। विश्राम से पहले जो एक राजस्थान का हमारा कल्चर नृत्य है, जिसको घूमर के नाम से हम जानते हैं सब लोग, तो एक घूमर का प्रोग्राम है, क्योंकि देश के अलग अलग विभिन्न प्रांतों के लोग उस यात्रा में शामिल होंगे। तो राजस्थान के कल्चर के बारे में हम उनको बताएंगे, दिखाएंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में वहाँ पर शाम को भी चर्चा होगी। वहाँ भी बाजार संपर्क है। और उसके प्रातः जो हमारे जोधपुर का जो किला है, मेहरानगढ़ किला, उस किला को पूरे देश भर से पधारे हुए डेलीगेट्स को दिखाया जाएगा। उसके बाद में चौथे दिन हम माउंट आबू पहुंचेंगे। माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी जी का जो आश्रम है, उस आश्रम में सभी लोग रात को विश्राम करेंगे। और अपने राजस्थान में, पूरे राजस्थान भर में कहा जाए तो एकमात्र माउंट आबू है जहां पर एक लेजर शो होता है पानी के अंदर जी। उस लेजर शो को देश भर के लोगों को दिखाया जाएगा। और वहाँ पर सरदार उपवन के नाम से एक गार्डन, जिसको हम वहाँ पर सब लोग लगा के आएंगे, ताकि आगे तक उस यात्रा को जो हम आगे ले जाएंगे और आने वाली पीढ़ी तक वो देख सके कि एक 2025 में देश भर का डेलीगेट्स माउंट आबू होते हुए गुजरात गया था और ये उपवन लगा के वो गए थे जी। सर, अब आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया सरदार @150 के रन यात्रा के बारे में। अब मैं जानना चाहूंगी कि सरदार वल्लभ भाई के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई के बारे में बात करने से पहले मैं बता दूं कि माउंट आबू में जो हमारा विश्राम है और उसके बाद में प्रातः वहां से वापस हम निकलेंगे बाय बस और गुजरात के लिए।
और गुजरात में केवड़िया से थोड़ा सा पहले जहाँ पर सब लोगों को रुकने की व्यवस्था है वहाँ पे सब लोग रुकेंगे। उसके बाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, उस स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पैदल मार्च के साथ 2 दिन में हम पहुँचेंगे। देश भर का डेलीगेट्स 2 दिन में पहुँचेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, जिस मूर्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों से एक एक घर जाके जो लोहा, पुराना लोहा, नया लोहा, जैसा भी लोहा लोगों ने दिया, उन लोहों को उस मूर्ति में निर्माण में लगाया गया। उस मूर्ति पर सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे। वहाँ हमारे कई भव्य कार्यक्रम हैं, वहाँ आसपास में सब लोग देखेंगे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। वहीं गुजरात में वो जन्म लिए थे, तो वहाँ के लोगों से हमारा संवाद होगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, पुराने लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। मतलब एक भव्य यात्रा होने वाली है। बहुत भव्य यात्रा है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आप उनकी शिक्षा के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, उन्होंने जो शिक्षा ली है वो इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की थी और अहमदाबाद और देश में एक बहुत सफल वकील के रूप में वो अपना कार्यकाल उन्होंने निभाया और बहुत सफल वकील रहे हैं देश के। जी, वल्लभ भाई पटेल की स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही थी? क्योंकि हमने देखा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसे कि सब स्कूलों में बताया जाता है कि उन्होंने एक इंटीग्रेशन किया था हमारे भारत का, हैदराबाद में निजाम का जाके। आप उसे पूरे एक बार डिस्क्रिप्शन में पूरा बताइए। देखिए, उन्होंने देश के लिए और इस देश के युवाओं के लिए बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसमें कई प्रकार के आंदोलन थे। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन किया, बारडोनी सत्याग्रह आंदोलन किया। इनका बहुत नेतृत्व उन्होंने ही किया था और इस आंदोलन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे युवाओं को नशा मुक्ति से दूर करने के लिए शराब और अन्य प्रकार के जो भी नशा है उनसे युवाओं को दूर रखने के लिए, छुआछूत के बारे में, स्त्रियों पर जो अत्याचार होते थे देश में उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए और ये सब उनके प्रमुख आंदोलन रहे, जिसमें एक आगे पीढ़ी तक के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज दिए थे और वो मैसेज आज युवा उसको ग्रहण कर रहा है। जी बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि क्यों दी गई थी, कोई अन्य क्यों नहीं दी? उन्होंने एक जो है बारडोली में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, एक आंदोलन हुआ था जी। उस आंदोलन में जब आंदोलन सफल हो गया तो सफल होने के बाद में जो वहाँ की महिलाएं थी, उन महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। तब से उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे थे। अच्छा जी, तो उन्हें कोई अन्य उपाधियां भी मिली हैं? हाँ, उन्हें अन्य उपाधियां मिली है, जैसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये भी उनको उपाधि मिली थी। ये भी और किसी के पास उपाधि नहीं है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं भी किसी के पास ये उपाधि, इस नाम से उपाधि नहीं है। लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दी गई थी। भारत का विस्मार्क एवं लौह पुरुष भी कहा जाता है, वो भी उन्हें कहा। अच्छा जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस समिति की अध्यक्षता की थी? उन्होंने मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय, ऐसे कई प्रकार की समितियों में उन्होंने अपनी अध्यक्षता की है। स्वतंत्र भारत में सरकार के किन पदों पर वल्लभ भाई पटेल आसीन रहे? देखिए, स्वतंत्र भारत में 1947 से लेकर 1950 तक वो देश के प्रथम गृह मंत्री रहे और उनके कार्यकाल में बहुत से ऐसे कार्य हैं जो देश में हुआ था और वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने लगभग 562 से अधिक भारतीय रियासतें जो थी उनको एकत्र करने का काम उन्होंने ही किया था जी। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उनके द्वारा जो वो कार्य किया गया था, उसी कार्य को आज तक हम जो आज़ाद भारत के नागरिक है, उसमें उनका बहुत प्रमुख रूप से उनका योगदान था। जी बिल्कुल। अच्छा, उनकी पत्नी के बारे में बात कर लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी की मृत्यु किस प्रकार हुई थी, कैसे हुई थी? आई थिंक 1909 में उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी की जो मृत्यु है वो कैंसर से हुई थी। तो जब उनको ये सूचना मिली तब सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अदालत में पैरवी कर रहे थे और उनके जो स्टाफ थे उन्होंने उसके बारे में बताया था जाके, लेकिन वो उस कार्य को छोड़ के जाना उन्होंने उचित नहीं समझा था और उस कार्य को पूरा करने के बाद में ही वो अपने घर के लिए प्रस्थान हुए थे। जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? देखिए, 1991 में जब उनकी मृत्यु के उपरांत
उन्हें भारत रत्न दिया गया था। जो भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न मिलता है, वो भारत रत्न से उनको नवाजा गया था। जी, उनके जन्म दिवस को हम किस रूप में याद कर सकते हैं? देखिए, उनके जन्म दिवस को 2014 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में उन्होंने बहुत सी चर्चाएं करी, युवाओं में उनके मैसेज को दिया। और आज तक जो उनको दबा के रखा गया था, उनके कार्य को दबा के रखा गया था, जो उन्होंने देश के लिए किया, वो आज के युवा को पता नहीं है। ये सब कुछ कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 के बाद में ही सब कुछ किया था। और उनके बारे में युवाओं को बताना, और आज तक ये चल रहा है। और आगे तक उनके जो जन्मदिन है उसको उन्होंने परमानेंट इस देश में मनाने की घोषणा भी की है। सर, गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, उसकी क्या ऊंचाई है, उसकी क्या खासियत है? देखिए, उसकी एक खासियत है कि वो गुजरात में जो मोदी जी ने बनाई उस स्टैचू को, तो उसमें वो एक तो सबसे पहले इस देश की अखंडता और लोगों के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए जो लोगों के मन में जिज्ञासा और उनके बारे में समर्पण है, उस समर्पण को दर्शाती है। देश भर से विभिन्न प्रकार के लोगों ने उस ये मूर्ति को बनाने में सहयोग किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद में। और उस मूर्ति की यदि बात करें तो वो 182 मीटर ऊंची मूर्ति है, और पूरे विश्व में उससे बड़ी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है, सबसे ऊंची मूर्ति है। और वो गुजरात के कदमसर में नर्मदा नदी के तट पर बनाई हुई है। जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सरदार @150 रन यात्रा के बारे में बताने के लिए। हम आशा करते हैं हमारे दर्शक भी आपकी यात्रा में जुड़ेंगे। और कुछ प्रमुख बातें आप बताना चाहते हैं? मैं कुछ प्रमुख बातें बताना चाहता हूँ। इस यात्रा में जयपुर से जो यात्रा निकलेगी, जिसका नाम यमुना प्रवाह यात्रा है, इसमें 4 प्रदेश के लोग शामिल होंगे, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान में भाजपा की दृष्टि से हमने 44 जिलों में डिवाइड कर रखा है। जिलों को 44 जिले हैं हमारे, जैसे जिले जयपुर शहर होता है, जयपुर ग्रामीण होता है, इस तरीके से करके। तो प्रत्येक जिले से 2 डेलीगेट्स जयपुर में आएंगे। और ये जो 3 प्रांत मैंने आपको बताया, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं। तो टोटल मिला के लगभग 350 लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, जो देश भर के अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं। और 350 लोग बस के द्वारा इस यात्रा को पूरा करेंगे। जी सर, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं और संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को, उन्होंने जो देश के लिए किया, उसको, उनके त्याग को, उनके बलिदान को आज की युवा पीढ़ी को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, सोचना चाहिए। ना कि सोशल मीडिया 2 प्रकार से हम यूज कर सकते हैं जी। अच्छाई की तरफ भी और बुराई की तरफ भी। तो बुराई की तरफ ना करके उस समय को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी को और उनके त्याग को और उनके बलिदान को पढ़ना चाहिए। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। जी सर, सोशल मीडिया की आपने बात की, मेरे दिमाग में बात आई कि आपकी ये जो यात्रा रहेगी वो किसी प्लेटफॉर्म पर लाइव चलेगी, जहाँ से हमारे दर्शक जुड़ सकते हैं जो इस यात्रा में शामिल ना हो पाए। लाइव चलेगी। यहाँ से जब यात्रा लॉन्च होगा तो जो राजस्थान सरकार की आईडी है, उस आईडी पर भी लाइव दिखाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की लाइव आईडी पर भी लाइव दिखाया जाएगा। बीजेपी राजस्थान के पेज पर रहेंगे और तमाम जो नेता आएंगे सभी के पेज पर लाइव रहेगा। जो भी प्रमुख लोग वहाँ उपस्थित होंगे, डिप्टी सीएम साहब रहेंगे तो उनकी आईडी पर भी रहेगा। और सरकार में जो भी मंत्री हैं, विधायक है, सांसद है, वो लोग रहेंगे, सभी की आईडी पर लाइव रहेगा। और आप जैसे जो तमाम न्यूज़ चैनल हैं, उनके न्यूज़ चैनल पर भी लाइव रहेगा। सब लोग वहाँ से देख सकते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 21 से जुड़ने के लिए। जी नमस्कार।